Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the 18th lecture video, and in this video we will see small signal BJT amplifier. तो यहाँ पे एम्पलीफायर हम लोग शुरू से देख रहे हैं. एम्पलीफायर क्या था? डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल. अब ये जो है इनपुट एसी सिग्नल जो हम लोग देंगे, इनपुट एसी सिग्नल अगर ये देते हैं, इसको जो एम्पलीफाई कर दे, इसको बढ़ा दे, इसको कहते हैं एम्पलीफायर. इसमें स्मॉल सिग्नल बीजेटी क्यों है? कि जो हम लोग सिग्नल दे रहे हैं, एसी वाला सिग्नल जो दे रहे हैं वो बहुत छोटा होता है और उसको एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है. अब ये जो एम्पलीफायर है, इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल डे टू डे लाइफ. जैसे कि हम लोग एक माइक लेते हैं, वहां भी एम्पलीफायर है. एक लाउड स्पीकर है, वहां भी एम्पलीफायर है. एक एंटीना है, वहां भी है. टेलीविजन है, वहां भी एम्पलीफायर है. रेडियो है, वहां भी एम्पलीफायर है. मतलब एक आप लोग इवन कि आप अपना मोबाइल जो ले रहे हैं, वहां भी एम्पलीफायर है, ताकि आप लोग उसके साउंड को कम ज्यादा कर रहे हैं. तो यानी कि एम्पलीफायर जो है, कहीं भी कमेंट्री हो रहा है, वहां भी एम्पलीफायर है. तो एम्पलीफायर बहुत जगह यूज होता है, बहुत ज्यादा जगह. तो एम्पलीफायर में क्या होता है, स्मॉल सिग्नल को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं. ठीक है. अब स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है? तो यानी कि अगर व्हेन इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी कि ये इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ जो है, ये आउटपुट, व्हेन इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ इज लो, अगर ये इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ लो है तो इसको कहेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर. ठीक है. जैसे कि इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एक एम्पलीफायर है. कुछ भी हो सकता है इसके एम्पलीफायर में. फेट, बीजेटी, यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं. तो इनपुट जो मेरा है वो स्मॉल सिग्नल है, यानी स्ट्रेंथ इसका लो है, और ये इसको क्या करता है, बड़ा कर देता है. ठीक है. तो स्मॉल सिग्नल, अब ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर. तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को क्या कहेंगे? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को हम लोग पावर एम्पलीफायर कहेंगे, पावर एम्पलीफायर कहेंगे. ठीक है. ये VI है, ये V0 है. अब अगर V0 जो है, दिस V0 ग्रेटर देन VI होगा, तब ये कहलाएगा एम्पलीफायर. अगर V0 ग्रेटर देन VI, इफ V0 इक्वल्स टू VI, ये दोनों का स्ट्रेंथ बराबर हो गया. अगर स्ट्रेंथ बराबर हो गया, देन इट इज नोन एज बफर. जैसे कि बफर कॉमन बेस में क्या था, ये ऑलमोस्ट इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट इक्वल था कॉमन बेस में. तो वहां पे ये एक एम्पलीफायर की तरह ना यूज होगा, वो एक बफर की तरह यूज होगा, अगर कॉमन बेस हम लोग ले लेते हैं तो. ठीक है. और कॉमन इमीटर में क्या था, वो एम्पलीफाई कर रहा था, तो यूज एन एम्पलीफायर. ये बफर हो गया. इफ V0 लेस देन VI, यानी कि मेरा आउटपुट ही कम हो गया, एटेन्यूएट हो गया. अगर मेरा आउटपुट एटेन्यूएट हो गया, तब इसको कहते हैं एटेन्यूएटर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो ये स्मॉल सिग्नल को वोल्टेज और लार्ज सिग्नल को पावर एम्पलीफायर. अब ये मान लीजिए कोई भी एक एम्पलीफायर है, जैसे कि ये यही सिमिलर ये है. तो अगर ये एक बीजेटी है, तो यहाँ पे बीजेटी में क्या करेंगे हम, बीजेटी को उसको अपना एक डीसी वोल्टेज देंगे, डीसी करंट देंगे, डीसी मतलब उसको डीसी पावर सप्लाई करेंगे. ताकि उसका डीसी को क्यों करते हैं, ताकि उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है, क्यूसेंट पॉइंट, एक ऐसा जगह जाके स्टेबल हो जाए जहां से वो एक फेथफुल आउटपुट देगा. तो मान लीजिए इसको हम लोग एक डीसी के साथ इसका बायसिंग कर दिया, डीसी बायसिंग कर दिया. तो मान लीजिए ये एम्पलीफायर को डीसी बायसिंग करना तो जरूरी है, चाहे कैसा भी रहे. डीसी बायसिंग कर दिया, अब इनपुट दिए, आउटपुट मिलेगा. तो जो ये इनपुट था, ये डीसी बायसिंग के कारण इसमें एक स्ट्रेंथ ये हो जाएगा, ये डीसी. तो ये प्लस ये दोनों, यानी कि ये एसी और ये डीसी, ये मिलके हमको एम्पलीफाई हो जाता है. कैसे? तो जैसे कि डीसी प्लस जो एसी है, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, ये एसी
और एक डीसी, तो ये दोनों सुपर इम्पोज करेगा तो ये हर एक पॉइंट पे, अगर मान लीजिए इसका स्ट्रेंथ ए है तो हर एक पॉइंट को ए पॉइंट से ये एम्पलीफाई कर देगा, तो ये हर एक पॉइंट को ए पॉइंट से ऐसे एम्पलीफाई कर देगा। तो यानी कि ये जो आएगा ये डीसी प्लस एसी होगा, यानी कि मेरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यहाँ वैलिड होगा। यहाँ एसी प्लस डीसी ये हो गया, ना कि ये दिए और ये मिल गया। ऐसे तो मेरा यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे तो मेरा वायलेशन हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। लेकिन यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, एनर्जी का कंजर्वेशन है। एसी प्लस डीसी, यहाँ की क्यूबल भी एम्पलीफायर होगा, उसको डीसी बायसिंग देना ही होगा। डीसी बायसिंग दिए, एक कांस्टेंट डीसी हो गया, इसको ये स्मॉल सिग्नल को डीसी के साथ सुपर इम्पोज करा दिए, तो सुपर इम्पोज करेगा तो हमको ये एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब जो है वोल्टेज गेन अगर देखते हैं तो गेन बराबर क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट देखेंगे, यानी कि वोल्टेज गेन बराबर V0 बाय Vi देखेंगे, यही मेरा वोल्टेज गेन होगा। यानी कि आउटपुट एसी वोल्टेज बाय इनपुट एसी वोल्टेज, ठीक है। अब हम चूंकि बीजेटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग अब सारा ध्यान बीजेटी पे डालते हैं। ये एम्पलीफायर का ये बेसिक्स का हम लोग समझते हैं। अब अगर बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर हमको यूज करना है बीजेटी को, तो सबसे पहला काम है कि बीजेटी को एक ऐसा बायसिंग दे जहां की उसका ऑपरेटिंग पॉइंट और उसका जो ऑपरेशन है वो कांस्टेंट रहे, वो थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो हमको पता है, हम लोग बायसिंग में देख चुके हैं कि वोल्टेज सेल्फ बायस या वोल्टेज बायस सर्किट जो था, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो था, वो ये इतना पार्ट, ये पोटेंशियल डिवाइडर जो सर्किट था, ये सबसे स्टेबल हमको रिजल्ट दे रहा था। यही हम लोग लेके चलते हैं, जो हम लोग को डीसी में सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा था, इसको हम लेके चलते हैं। तो बीजेटी का कंडीशन ये है कि इट इज यूज एन एम्पलीफायर। पहला कंडीशन है कि उसका ऑपरेशन जो रीजन होना चाहिए, एक्टिव रीजन में काम करना चाहिए, एक्टिव रीजन, ठीक है। यानी बीजेटी शुड बी इन एक्टिव रीजन, देन इट वर्क्स एन एम्पलीफायर, इट वर्क्स एज एन स्विच इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन, ठीक है। एक्टिव रीजन में वो काम करेगा तो वो एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। दूसरा क्या है कि इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट, वो शिफ्ट नहीं करना चाहिए, थर्मल स्टेबल होना चाहिए। इसीलिए तो ये किया है, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट जो है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो ऑपरेट करा रहे हैं, वो जो क्यू पॉइंट है हमेशा मिडिल में होना चाहिए। क्यू पॉइंट हमेशा मिडिल में और शिफ्ट ना करे। ये क्यू पॉइंट कभी भी, क्यूसेंट पॉइंट जो है ये शिफ्ट ना करे। क्यूसेंट पॉइंट क्या हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो क्यू पॉइंट मेरा शिफ्ट ना करे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट सूटेड बायसिंग होता है वो कौन सा बायसिंग हम लोग लेते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। इसके लिए सबसे बेस्ट हम लोग लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड सर्किट हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये इसका कंडीशन हो गया कि कब एज एन एम्पलीफायर यूज होगा, अगर ये एक्टिव रीजन में यूज करे और इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो मिडिल में हो, क्यू पॉइंट इसका मिडिल में हो, डीसी लोड लाइन के मिडिल में हो। ये मिडिल में किसके, डीसी लोड लाइन के, ये मिडिल में होगा, तब ये जाके एज एन एम्पलीफायर और एक फेथफुल एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। यानी एक फेथफुल है, उसका फेथ कर सकते हैं कि वो जितना लेगा उतना एम्पलीफाई करके हमको लौटा देगा, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं। तो जब एनालिसिस करते हैं बीजेटी को, तो दो बिहेवियर हम लोग को दिखाई देता है कहीं पे भी। देखिए, जैसे ही एनालिसिस करेंगे बीजेटी का एनालिसिस, तो दो तरीके का एनालिसिस आएगा, एक डीसी एनालिसिस और दूसरा आएगा एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे, क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशन लेते हैं डीसी एनालिसिस में, ये हम लोग देखे थे। तो हम लोग मेनली डीसी जो करते हैं, ये जो डीसी में करते हैं हम लोग, ये डीसी को क्यों करते हैं, जस्ट ताकि उसका क्यूसेंट पॉइंट जो है एकदम
ऐसा जगह आ जाए जहां से हम लोग को फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल मिल सके। तो ये डीसी को करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट चूज करने के लिए और उसका क्यू पॉइंट एक सही जगह पे थर्मली स्टेबल जगह पे रखने के लिए डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस में जो हम लोग कंडीशन लिए थे वो क्या क्या लिए थे? पहले लिए थे कि अगर एसी है तो उसको रिमूव कर देना है, एसी को रिमूव कर देना है। जैसे यहाँ पे ये एसी है वी आई, यहाँ इसके अलोंग ये आउटपुट ले रहे हैं तो ये एसी को हटा देंगे। दूसरा कंडीशन लिए थे हम लोग कि कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देना है, ओपन सर्किट। ये कैपेसिटर हट जाएगा, ये कैपेसिटर हट जाएगा, ये कैपेसिटर हट जाएगा। तो ये जब हट गया तो ये पूरा का पूरा हट गया, ये पूरा का पूरा हट गया, ये पूरा का पूरा हट गया, इतना सिर्फ बच जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आता है, आउटपुट रेसिस्टेंस यानी कि लोड रेसिस्टेंस, वो कितना हो जाता है? आरसी प्लस आरई, ये दोनों आरसी प्लस आरई ये हो जाता है। अब जब हम लोग इसको जो कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते हैं, इसको हम लोग इससे भी ले सकते हैं कि, और एक बात कि इसमें जो है डीसी एनालिसिस का सारा जो भी लेटर हम लोग यूज करेंगे, अल्फाबेट जो यूज करेंगे वो कैपिटल लेटर का होगा। जैसे कि अगर VCE लिखेंगे तो VCE कैपिटल, IC कैपिटल, कुछ भी लिखेंगे IB कैपिटल, ये सब कैपिटल लेटर में इसका सफिक्स आएगा। जो भी रहेगा ये सारा जो लेटर यूज होगा ये सारा का सारा कैपिटल होगा, कुछ भी यूज करें। उसी तरीके से एसी एनालिसिस करते हैं। हाँ, ये कैपेसिटर ओपन क्यों जाता है? तो हमको पता है कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी इंटू सी एफ सी। अब यहाँ पे डीसी में फॉर डीसी एफ इक्वल्स टू 0, तो जब एफ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो एक्सी क्या हो जाएगा? इन्फानाइट। तो एक्सी इन्फानाइट यानी कि रेसिस्टेंस मतलब इम्पिडेंस इन्फानाइट। एक छोटा जब फ्रीक्वेंसी 0 रहता है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस और इम्पिडेंस ऑलमोस्ट एक ही तरीके का चीज होता है। तो यहाँ पे इम्पिडेंस ऑलमोस्ट इन्फानाइट यानी इम्पिडेंस इतना ज्यादा है कि आपको वहां से पास ही नहीं करने देगा। इम्पिडेंस इन्फानाइट, यही रेसिस्टेंस इन्फानाइट मतलब कि रोड़ा वाला बताया था ना, रेसिस्टेंस मीन्स रोड़ा। जहां रोड़ा से आप जाना चाहिएगा कि बिना रोड़ा वाला सड़क से, तो हमेशा रेसिस्टेंस जितना कम उतना स्मूथ फ्लो। अगर रेसिस्टेंस 0 तो इन्फानाइट करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट का केस, वो भी देखे थे। उसी तरीके से यहाँ एक्सी इन्फानाइट है यानी कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए कैपेसिटर को हम लोग ओपन सर्किट ले लिया। ठीक है, अब एसी एनालिसिस देखते हैं। डीसी एनालिसिस तो देखे थे, डीसी लोड लाइन भी हम लोग देखे थे। अब एसी एनालिसिस लेते हैं। तो एसी एनालिसिस में सबसे पहला काम है कि ऑल डीसी सोर्स आर रिड्यूस टू 0। इसमें पहला काम क्या करेंगे? ऑल डीसी सोर्स आर रिड्यूस टू 0। अब सारा डीसी सोर्स को 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या है? डीसी सोर्स को 0 करने का मतलब है कि अगर एक वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे या उसको ग्राउंड कर देना। और जब अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो ये डीसी को हम लोग 0 करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे अगर डीसी को, अब यहाँ पे जैसे ये VCC है तो ये क्या है? एक डीसी है। तो इस डीसी को हम लोग को 0 करना है यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राउंड कर देंगे। इसको ग्राउंड कर देंगे या इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ऐसे VCC होगा ना, ऐसे करके ऐसे होगा, ये ग्राउंड होगा, तो इसको शॉर्ट कर देना है, ऐसे कर देना है एकदम शॉर्ट। ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा। अब दूसरा जो है ऑल कैपेसिटर, ये जो दूसरा बी कंडीशन जो लेंगे, कैपेसिटर को लेंगे हम लोग, कैपेसिटर को हम लोग ले लेंगे शॉर्ट सर्किट। डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर को ले रहे थे ओपन सर्किट, एसी एनालिसिस में कैपेसिटर को लेंगे शॉर्ट सर्किट। यानी कि अब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे कि एक लो फ्रीक्वेंसी होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी अगर लो फ्रीक्वेंसी का कोई बोलेगा इंटरव्यू में कि लो फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल दीजिए, तो सबसे अच्छा है ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोल देना। ऑडियो फ्रीक्वेंसी इज कंसीडर्ड एज लो फ्रीक्वेंसी, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये ऑलमोस्ट लो फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल बोलेगा
अगर बोलेगा हाई फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल बताइए, तो हाई फ्रीक्वेंसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। तो जब ऐसे ही हम लोग एसी में कैपेसिटर लेते हैं XC 1/2 पाई FC। अब मान लीजिए हाई फ्रीक्वेंसी ये लेते हैं, ये बड़ा हो गया, तो जैसे ही ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये जितना बढ़ते जाएगा फ्रीक्वेंसी जितना हाई तो ये उतना छोटा, यानी छोटा 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 करते करते एक समय आएगा कि वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाए, यानी इसका वैल्यू ऐसा आ जाएगा 0.0015 इम्पीडेंस है ना XC ओम, तो इसको ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो यानी कि उसको एक्ट कर सकते हैं एज ए शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब ये जो कैपेसिटर है इसका भी अपना एक नाम है, जैसे कि इसको कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर, इसको भी कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर, और इसको कहते हैं बाईपास कैपेसिटर। क्यों कहते हैं आज हम लोग इसका नाम भी देख लेते हैं। तो एसी एनालिसिस को ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया, यानी कि कैपेसिटर इट ऑफर्स negligible resistance here capacitor is act as short circuit because it offers almost negligible resistance here to flow of AC के फ्लो के लिए ये almost negligible resistance ऑफर कर रहा है, ठीक है। अब ये जो हम लोग देख रहे थे कपलिंग कैपेसिटर क्यों कहते हैं, उसका नाम कपलिंग क्यों पड़ा, कि वो कपल करता है, ये इसका काम क्या है, ये कपल करना, CC ये कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर इसका मतलब है ये सर्किट को इसके साथ कपल करा रहा है। अब मेरा जो काम है यहां से सिर्फ और सिर्फ एसी पास करे, और ये जो डीसी जो इसमें फ्लो कर रहा है बाइसिंग के कारण डीसी इधर बैक ना मारे, इसलिए ये कैपेसिटर लगा दिया। तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटर का एसी को फ्लो करने देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, यहां से तो सिग्नल इधर जाएगा, लेकिन अगर कोई भी लीकेज हो कि इधर जो आएगा, लीकेज का ऐसे ही अगर इसको पाथ मिलेगा तो इधर आएगा ही। नोड जैसे यहाँ पे जो नोड बन रहा है, तो नोड बनेगा तो यहाँ करंट आएगा, यहाँ करंट आएगा, यहाँ करंट आएगा, तो यहाँ भी जाएगा एक डीसी करंट, उसको ये रोक देगा। यानी डीसी करंट जो है यही इधर ही रह जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, डीसी करंट इधर नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। और उसी तरीके से तो इसीलिए इसको कभी कभी ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं, ब्लॉकिंग कैपेसिटर। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, ब्लॉकिंग कैपेसिटर। या ये ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, यहां से डीसी को आने नहीं देगा, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ एसी और डीसी को ये रोकता है। ये सिग्नल है, ये सोर्स है, ये एसी सोर्स है, ये इसको पास करा देगा, बट इस सिग्नल को, एसी सिग्नल को डीसी के इंटरमिक्सिंग के साथ ये कैपेसिटर रोकता है। तो इसीलिए इसको कपलिंग कैपेसिटर भी कहते हैं या ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। सिमिलरली हमको आउटपुट चाहिए, तो हमने एक सिग्नल दिया था ना, एक सिग्नल दिया था, इसको ये बड़ा करके यहाँ पे हमको लोड पे मिलेगा, तो हमको यहाँ पे थोड़ी ना ये वाला सिग्नल थोड़ी ना चाहिए डीसी के कारण, यानी यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ एसी पास करे, इसलिए यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पे इसीलिए कैपेसिटर लगाए ताकि हमको आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ एसी मिले, क्योंकि हमारा जो काम है सिर्फ एसी देना, कोई भी एक स्मॉल सिग्नल दी है उसको एम्पलीफाई करके वही सिग्नल को लेना, ना कि कुछ और नॉइज उसके साथ लेते आना। इसीलिए ये कैपेसिटर यहाँ पे यूज हुआ। तो ये क्या किया, एक तो काम किया कपल किए इस सर्किट के साथ, डीसी एनालिसिस सर्किट के साथ इसको कपल किए, और एक है इसको ब्लॉक कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सीई, इसको कहते हैं बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर, बाईपास क्या होता है, जैसे कि एक रोड होता है, लिंक रोड, रिंग रोड, उसी तरीके से एक बाईपास होता है। बाईपास जहां पे एकदम गाड़ी तेजी से जो चलता है ना, वो बाईपास, हाईवे भी कहते हैं इसको, हाईवे को बाईपास भी बोल देता है बोलचाल की भाषा में कि वो बाईपास है। तो यानी कि ये क्या होता है, अब जैसे देखिए यहां से हम लोग एक स्मॉल सिग्नल आ रहा है, मान लीजिए 10 मिली वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, यहां से चला। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो सिग्नल कुछ तो इधर आ जाएगा, कुछ सिग्नल नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे आया ये मेरा, हमको ये आईबी जो था ये सारा का सारा इधर से सिग्नल एम्पलीफाई होकर चल जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा सिग्नल आई इधर भी आएगा, तो ये जो इधर आएगा ये आरई पे ड्रॉप होगा। तो मान लीजिए ड्रॉप होकर 2 मिली वोल्ट भी अगर आ गया,
तो यानी कि मेरा जो है VE जो है अब ये हो गया 10 मिलीवोल्ट और मेरा VE कितना हो गया, VE स्मॉल लेंगे क्योंकि ये AC है। AC के लिए, DC के लिए ये सब चीज कैपिटल लेटर में और AC के लिए जो भी लिखेंगे सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो इसको V को भी एकदम स्मॉल कर दीजिए, VI एकदम स्मॉल, यहाँ पे भी स्मॉल। तो ये जो VE है ये मान लीजिए मेरा 2 मिलीवोल्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस IE, I इज स्मॉल। ये IE के कारण यहाँ पे कुछ ड्रॉप आ गया, तो ये ड्रॉप आ गया, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया 2 मिलीवोल्ट, यानी कि 8 मिलीवोल्ट सिग्नल मेरा यहाँ पे मिलेगा, 8 मिलीवोल्ट सिग्नल मेरा VBE पे मिलेगा। तो मेरा VBE कितना हो गया, 8 मिलीवोल्ट हो गया और हमको चाहिए था कितना, 10 मिलीवोल्ट को हमको एम्पलीफाई कराना था, लेकिन ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस रेसिस्टेंस, एंड दिस रेसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रेसिस्टेंस, कैसे एक फिक्स्ड बायस में इस रेसिस्टेंस को लगाने से भी वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया था। तो ये रेसिस्टेंस लगाना जरूरी है बायसिंग के, डीसी बायसिंग में, डीसी बायसिंग में इसका अपना एक रोल है। बट यहाँ जैसे ही एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके कारण एक ड्रॉप आएगा और ये जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा ये मेरा VBE को घटा देगा, यानी 8 मिलीवोल्ट कर दिया। तो ऑलरेडी सिग्नल स्मॉल है, स्मॉल सिग्नल है और इसके कारण दिस बिकॉज ऑफ दिस रेसिस्टेंस RE, इसके कारण ये और छोटा हो गया, तो मेरा ये जो आउटपुट होगा ये हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिग्नल ही ऑलरेडी इनपुट साइड में ही सिग्नल वीक हो गया, तो जब सिग्नल वीक हो जाएगा तो मेरा आउटपुट में इसका ये हो इम्पैक्ट होगा कि मेरा आउटपुट कम हो जाएगा। तो अब हमको ये अनडिजायरेबल मेरे लिए हो गया, ये हमको नहीं चाहिए, ये ड्रॉप नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये डीसी को यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिए, तो जैसे ही आएगा तो मेरा एसी जो है इधर से पास कर जाएगा, जैसे ही एसी आएगा वो सारा का सारा, क्योंकि दिस कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर एसी सिग्नल, ये हम लोग जानते हैं एसी सिग्नल ये शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है, तो ये सारा का सारा यहाँ से जाके ग्राउंड हो जाएगा। यानी ये दो है, एक रेसिस्टेंस है RE और एक CE, तो AC के लिए ये दिस पाथ इज एक्ट एज बाईपास, एक रोड है बट एक ऐसा रोड, यहाँ पे बहुत सारा गली है, ये वो फ्लाईओवर है, बहुत सारा सिग्नल है, लेकिन एक ऐसा रोड जो एकदम स्मूथ होकर इधर से आ जाए तो इसको कहते हैं बाईपास रोड। वही चीज यहाँ पे बाईपास हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये AC के लिए। अब ये जो है दूसरा बात कि जो मेरा इसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो मेरा इसका जो इम्पीडेंस होगा और इसका इम्पीडेंस, तो इसका इम्पीडेंस जितना कम से कम रखे ताकि सारा का सारा सिग्नल इधर ही घुसे, यानी कि AC को जितना ज्यादा सुविधा दे कि अब आप इस पाथ को छोड़ के इस पाथ में ही आए, तो और सुविधा देते हैं, तो इसका इम्पीडेंस और कम कर देते हैं। यानी इसका कंडीशन क्या रखते हैं कि XCE इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू RE अपॉन 10, यानी 1/10 ऑफ रेसिस्टेंस से भी ये इसका इम्पीडेंस छोटा होना चाहिए, 1/10 से भी छोटा होना चाहिए। यानी कि AC जैसे ही आएगा तो AC को इधर थोड़ा भी नहीं जाएगा, हल्का भी अंश नहीं जाएगा, एकदम सारा का सारा यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन था, ये कंडीशन था। और ये क्यों, अब इसको हम कहते हैं बाईपास। तो हम लोग देख लिए कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर इसका नाम क्यों पड़ा, बाईपास कैपेसिटर इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग ये जो सिग्नल है, और ये तो हम लोग जान गए हैं कि AC का जो भी लिखेंगे हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे, उसका जो भी सफिक्स यूज करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। ठीक है, अब जो है ये एक सिग्नल है, सॉरी ये एक सर्किट है, इस सर्किट का हम लोग बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, AC में बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए, तो पहला हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, क्या था, कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे, उसको ग्राउंड कर देंगे, तो ये मेरा ऐसा कुछ आ गया। ये शॉर्ट हो गया, यानी यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया, ये हो गया RL। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये मेरा आ गया। इसी तरीके से ये ग्राउंड हो गया, ये जाके ग्राउंड हो गया, यहाँ पे एक RC था,
ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पे भी शॉर्ट हो जाएगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और अब मेरा यहाँ पे सिग्नल आ गया वी आई, ये हो गया R2 R1 RL और ये सब ग्राउंडेड। अब यहाँ से देखिए ये ग्राउंड है, इसको उठा के, इस पॉइंट को उठा के ये ग्राउंड को यहाँ ला सकते हैं। उसी तरीके से ये जो ये ग्राउंड को यहाँ ला सकते हैं। तो चलिए इसको भी और छोटा करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को सर्किट क्या मिलेगा और एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को कुछ ऐसा सर्किट मिल जाएगा। अब ये जो है ये आरसी हो गया, इसको उठा के यहाँ से ग्राउंड यहाँ पे ले आए और यहाँ पे हमको क्या मिला हुआ है आरएल और यहाँ पे ये R2 हो गया और ये R1 को उठा के ले आए, ये ग्राउंड, और इसके अलॉन्ग हम क्या दे रहे हैं VI, ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पे स्मॉल सिग्नल दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो अब ये दोनों को हटाते हैं, इसको भी हटाएंगे, पैरेलल है तो मेरा कुछ ऐसा सर्किट आएगा। इसको कर देंगे R इक्विवेलेंट, जहां की R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 पैरेलल R2, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बीजेटी हो गया, अब यहाँ पे मेरा हो गया RAC, ठीक है, ये RAC हो गया, जहां की RAC मेरा क्या हो गया आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा RC पैरेलल RL। अब देखिए ये हो गया DC का AC का RAC और RDC मेरा क्या आया था, RDC बराबर क्या आया था RC प्लस RE। तो हम लोग को यहीं से दिखाई दे रहा है कि RC एक पैरेलल में यहाँ पे RL के है और यहाँ RC प्लस RE था। तो कहीं ना कहीं RAC जो है वो मेरा छोटा है RDC से, RAC मेरा छोटा है RDC से, यहाँ से मिल गया। अब देखिए ये जो इतना दूर जो है, ये जो बीजेटी है, यहाँ से इसको ग्राउंड कर देते हैं, ये जो बीजेटी है ये, अब इतना तो हम लोग बायसिंग से देख लिए, कर लिए, ये हम लोग कर लेते हैं। जो एक बीजेटी लगाना था सिर्फ इतना दूर, हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे एज ए टू पोर्ट सिस्टम, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसका IB IC लगा सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा IB, यहाँ पे हो जाएगा IC, यहाँ पे हो जाएगा IE। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ बीजेटी आ गया, सिर्फ और सिर्फ बीजेटी, तो इसको एनालाइज कर रहे हैं हम लोग एज ए टू पोर्ट नेटवर्क, यानी कि यहाँ पे एक इनपुट दो जगह और यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे हम लोग लगा दिए R इक्विवेलेंट और एक VI लगा दिया। उसी तरीके से यहाँ पे इक्विवेलेंट और RAC जो लगाना था, तो एज ए ये टू पोर्ट नेटवर्क यूज हो सकता है। तो इस सर्किट को हम लोग एज ए टू पोर्ट नेटवर्क अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क को भी एक इसके बाद वीडियो बना देंगे हम, ताकि थोड़ा टू पोर्ट नेटवर्क ज्यादा अच्छा समझ में आए, क्योंकि आप लोग को हाइब्रिड पैरामीटर जो है वो टू पोर्ट नेटवर्क ही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक टू पोर्ट नेटवर्क आ गया, टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, ये मान लीजिए है V0 प्लस माइनस, ये IC, और यहाँ पे इनपुट में ले लेते हैं प्लस माइनस VI I1, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला के, इसमें एक ये टू पोर्ट नेटवर्क इतना ही था, ये जस्ट इतना ही सिस्टम यहाँ पे हम रख दिए। ये अंदर का जो कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पे जो है एक हम लोग जोड़ देते हैं RL, और ये हमको पता है कि RL क्या हो जाएगा RAC, सॉरी RL नहीं RAC, और हमको पता है इसको कैपिटल स्मॉल भी ले सकते हैं या कैपिटल, RAC क्या हो जाएगा RC पैरेलल RL। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ले लेंगे R इक्विवेलेंट
और इसमें हम लोग जोड़ देंगे एक Vi। चलिए यही इतना था। अब जो है यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो इसको कहेंगे, यहाँ पे अगर इम्पीडेंस देखते हैं तो इसको कहते हैं इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है। अगर ये इस सोर्स का भी कुछ अपना आर होगा, अगर यहां से हम लोग रेसिस्टेंस देखते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल इनपुट इम्पीडेंस। एक्सटर्नल इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये दोनों V0 बाई Vi देखेंगे, गेन बराबर V0 बाई Vi देखेंगे तो इसको कहेंगे इंटरनल इनपुट, इंटरनल वोल्टेज गेन, इंटरनल वोल्टेज गेन। अगर मान लीजिए ये V0 और यहाँ पे है Vi, ये V0 स्मॉल कर देते हैं, V0 स्मॉल लेटर। तो अगर ये V0 ये वाला था, इसको V1 V2 लिख देते हैं क्या? इसको V2 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये इसको V2 लिख देते हैं, इसको V1 लिख देते हैं। तब यहाँ पे लिख जाएगा V2 बाई V1। जब V2 बाई V1 लेते हैं तो इसको कहेंगे इंटरनल वोल्टेज गेन, और जब V0 बाई Vi लिखेंगे तो इसको कहेंगे ओवरऑल वोल्टेज गेन। इसको कहेंगे ओवरऑल, यानी कि ये सिस्टम जो लगाए हैं ये पूरा का पूरा मिला के ओवरऑल वोल्टेज गेन। यानी कि ये इतना जो टर्म है ये हम लोग बाहर से जो लगाए हैं इसको कहेंगे एज ए लोड, और यहाँ पे जो हम लोग लगाए हैं इसको कहेंगे एज ए सोर्स। ये सोर्स लगाए और वो लोड लगाए हम लोग अपना डिजायर्ड चीज लेने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये ओवरऑल वोल्टेज गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवरऑल वोल्टेज गेन। ओवरऑल वोल्टेज गेन। उसी तरीके सिमिलरली यहां से अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या होगा, इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस। और अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये R0 भी बोल सकते हैं या RAC के जो भी हो जाएगा, ये एक्सटर्नल आउटपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। ये टू पोर्ट नेटवर्क का ऐसे से देखने का तरीका है। अब हम लोग इसको टू पोर्ट नेटवर्क देखेंगे कि एज ए टू पोर्ट नेटवर्क इसको किस फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं, और वहां से फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। वोल्टेज गेन, करंट गेन, इम्पीडेंस, पावर गेन, ये सब हम लोग इंटरनल इम्पीडेंस ये सब निकालेंगे। तो ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और रह गया है, लोड लाइन। ये सब तो समझ में आ गया। अब एक इम्पोर्टेंट है लोड लाइन, एसी लोड लाइन। जैसे डीसी लोड लाइन खींचे थे तो वैसे ही एक एसी लोड लाइन होता है, एसी लोड लाइन होता है। जैसे डीसी था वैसे ही एसी लोड लाइन होता है। ये जल्दी कोई किताब में कैलकुलेशन इसका वगैरह देता नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं देता है। अब जैसे ये आईसी है और ये वीसीई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक लोड लाइन खींचते हैं। तो मान लीजिए ये कितना था, वीसीसी था, यानी वीसीई ऑफ था, और ये कितना था, आईसी मैक्स था, यानी कि ये कितना था, वीसीसी आरसी प्लस आरई था, या आई सैट था, आईसी सैट। ये डीसी कंडीशन में, ये डीसी का कंडीशन में, ये डीसी लोड लाइन है, ये डीसी लोड लाइन है। इसका बीचों बीच कहीं पे एक क्यू पॉइंट होगा, क्यू पॉइंट। इसका कॉरस्पॉन्डिंग हम इसका एक्स एक्सिस देखेंगे तो ये कहलाएगा VCEQ। कॉरस्पॉन्डिंग हम वाई एक्सिस खींचेंगे तो ये कहलाएगा ICQ। ये यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट ये हो गया, क्यू पॉइंट। अब हमको ये तो हो गया डीसी लोड लाइन। अगर हमको कहेगा एसी लोड लाइन खींचने के लिए तो हमको पता है कि इसका स्लोप क्या होता है, 1/RD। इसका 1/R0 होता है ना स्लोप, -1/R0, यानी क्या है, ये -1/RDC है। और हमको पता है RDC कितना होता है, RC प्लस RE होता है, ये पता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्यू पॉइंट तो कभी चेंज करेंगे नहीं, इसी के लिए तो हम लोग डीसी बाइसिंग कर रहे हैं। तो ये जो एक आया इसको कहेंगे tan स्लोप, इसी को तो स्लोप कहते हैं। यहाँ पे ये जो θ1 आया ये डीसी के लिए आया, यानी ये थीटा डीसी हुआ। तो
tan थीटा को ही तो स्लोप कहते हैं, यही तो स्लोप होता है। तो tan का वैल्यू ज्यादा स्लोप ज्यादा, tan का वैल्यू कम स्लोप कम, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। उसी तरीके से आर एसी और आर डीसी में हम लोग क्या देखें कि एसी का वैल्यू कम है, डीसी का वैल्यू ज्यादा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप में हम बात करेंगे तो ये tan डीसी ज्यादा होगा, tan थीटा डीसी ज्यादा होगा tan थीटा एसी से। तो कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट से तो हम लोग जब, और ये जो थीटा ज्यादा है अब कम थीटा वाला लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये कम थीटा हो गया, ये थीटा एसी कहलाएगा। तो ये जो है इसको कहेंगे एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन, यानी कि ये एसी लोड लाइन जो है इसका जो करंट है ये इस करंट से ज्यादा होगा, लेकिन VCE जो है ये कम होगा, ये एसी लोड लाइन कहलाता है। ये हम देखें स्लोप से प्रूफ किया है। इसको हम और भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, जल्दी ये सब किताब किसी किताब में मिलता नहीं है, ये अब पढ़ते रह जाएगा किताब, ये सब जल्दी मिलेगा ही नहीं, सिर्फ खींच देगा, कैसे खींचा बताएगा भी नहीं। चलिए ठीक है, तो यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा मेरा -1/RAC, यानी कि -1/RC पैरेलल RL, ये मेरा स्लोप हो गया। तो अब देखिए इसको हम दूसरा तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये जो है समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ये सब मिटा देते हैं। ये एसी लोड लाइन है, ये डीसी लोड लाइन है, ये डीसी लोड लाइन, ये एसी लोड लाइन। अब हम लोग को पता है ये, अच्छा यहाँ पे हम लोग मिटा दिए। अब हमको पता है टोटल VCE जो होगा वो कितना बराबर होगा, VCEQ किसी ऑपरेटिंग पॉइंट से, और ये हो जाएगा स्मॉल VCE। अब चूंकि हम लोग एक काम कर रहे हैं तो हम लोग को एसी एनालिसिस में हमको पता है, एसी एनालिसिस जैसे ही किए थे इसको शॉर्ट कर दिए थे, इसको शॉर्ट कर दिए थे। तो शॉर्ट करने से, कैपेसिटर शॉर्ट करने से क्या होगा, अब हम लोग को एसी और डीसी दोनों मिल सकता है आउटपुट में। तो ये जो VCE है, टोटल VCE, ये कितना हो गया ड्यू टू डीसी, और ये हो गया ड्यू टू एसी। उसी तरीके से IC जो है वो हमको मिल सकता है ICQ प्लस स्मॉल IC, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गया, और हमको पता है ये छोटा सा जो यहाँ पे जो ये जो इक्विवेलेंट वाला कर्व बनाए थे लास्ट वाला, यहाँ से हम लोग ऐसे खींचे थे ना, ये क्या था RAC था, और यहाँ से ये IC था, तो यह प्लस माइनस VC हो जाएगा। तो इसमें हम लगा देंगे KCL, तो KCL लगाने से मेरा क्या हो जाएगा VCE एकदम स्मॉल प्लस ICRAC इक्वल टू 0, ये वाला में आउटपुट साइड में। अब ये तीनों इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे और कंडीशन लगाएंगे। एक बार IC को 0 करेंगे, IC को 0 करेंगे तो मेरा इस पॉइंट पे आ जाएगा, और एक बार इसको VCE को 0 करेंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखते हैं, तो अब जैसे देखिए ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं VCE, और यहाँ से VCE बराबर -ICRAC। अब ये वाला चीज जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा, इसमें पुट करते हैं, VCE टोटल बराबर हो जाएगा VCEQ माइनस ICRAC। अब जो है ये IC का वैल्यू यहाँ से इसको पुट कर देते हैं, IC माइनस ICQ कर देते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा VCE बराबर VCEQ माइनस IC माइनस ICQRAC, ठीक है। और ये अब इस कंडीशन में लगाते हैं VCE, तो VCE पे हमको चाहिए, तो उसके लिए IC मेरा क्या था, ये वैल्यू क्या था 0 था, तो यानी IC को 0 पुट कर देते हैं, टोटल यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, टोटल ये करंट ये 0, तो ये इसका नेगेटिव होगा तभी तो 0 होगा काउंटर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया VCEQ माइनस माइनस प्लस ICQRAC। अभी देखिए पहले क्या होगा, पहले जो था फर्स्ट केस में ये RAC यहाँ पे ये क्या होता है, ये कम होता है, तो VCE का वैल्यू जो है ये RAC पहले से कम होता है, ये कम होता है RDC से, तो
तो ये जो कम होता है तो VCE का वैल्यू भी कम होगा, यानी कि पहले जो वैल्यू था अब कम होगा क्योंकि RAC यूज हो रहा है। सिमिलरली अब एक बार हम लोग इसी केस में इस केस को पकड़ते हैं और इस केस में अब हम लोग जो है VCE को 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इस केस में इसको 0 कर देते हैं ताकि हमको इस पे मिल जाए। तो जब इस पे मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, VCEQ, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको 0 करके VCEQ इक्वल टू IC RAC माइनस ICQ RAC, इसको इधर ले आएंगे यानी कि IC RAC बराबर VCEQ प्लस ICQ RAC, और ये RAC से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि इसको डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा RAC और यहाँ पे आ जाएगा RAC, ये कट जाएगा। अभी देखिए ये IC में क्या हो गया कि ICQ अब प्लस ये ऐड होगा, तो ये जो ऐड होगा ये कम ऐड होगा, यानी कि ये कम होते जा रहा है, तो ये कम होते जा रहा है यानी इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ये कम है इसलिए इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी इसीलिए ये जो है यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये कम होकर यहाँ पे आ जाएगा। इसको दो तरीके से, स्लोप मेथड है, ये मेथड है, दोनों मेथड में से कोई भी अपना मेथड, जल्दी ये सब कैलकुलेशन किसी बुक में नहीं रहेगा, ये सब अपना एनालाइज किया हुआ है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट 2 पोर्ट उसके बाद हाइब्रिड पैरामीटर देखेंगे। थैंक यू।